न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के और सीनियर सियासी रहनुमा हैं आगा सैयद अब्बास रज़वी हैं, और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिनकी एक पहचान है, क्योंकि सियासी नुक्ते नज़र में भी और मजहबी नुक्ते नज़र में भी आगा सैयद अब्बास रज़वी का अपना एक नाम है। सीधे तौर बातचीत करेंगे। आगा साहब, जिस तरीके से आपको ओहदा मिला है, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं एशिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, और तब से आपकी कोशिशें रही हैं कि जम्मू कश्मीर में जो भी मसले मसाइल है, ख़ास तौर पर शिया मसलक के, तो क्या कुछ लाहिया अमल है अब शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तई आगे बढ़ने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्ताईन। सबसे पहले मैं आपका ममनून व मशकूर हूँ। जिस तरीके से कि चंद महीने पहले मैं यूपी में था और मुझे अनाउंस किया गया था कि जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, तब से तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे कंधों पे एक इंतहाई बड़ा बोझ डाला गया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बोझ को आसान करने की, वो ऐसे आसान हो सकता है कि सबसे पहले मैंने जो हमारे होम मिनिस्टर और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए पूरे हिंदुस्तान में एक मसला है कि जिस तरीके से मैंने लखनऊ में भी अपनी तकरीर में ये कहा कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो हुकूक नहीं मिले आज तक कि जो मिलने चाहे। मैंने वहाँ ये भी बात की थी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, चाहे वो हुकूमती जितने भी इदारे हैं, उसमें हमें उसी तरीके से वो हुकूक मिलना चाहे कि जिस तरीके होना चाहिए, जिस तरीके से हिंदुस्तान के आइन में लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ जम्मू कश्मीर में हम ये चाह रहे हैं कि उसी तरीके से यहाँ रियासती हुकूमत में भी हमें वो हुकूक मिलने चाहे कि जो हमारा राइट है और जो हमारा हक है। और जिस तरीके से आपने अभी मुझे ये सवाल किया है कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में या अहदेदारान के हवाले से, कल ही मेरी मुलाकात जो हुई है जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना यासूब साहब से, और उसमें उस मीटिंग में मेरे साथ कुछ वकला और कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी साथ रहे, और कल ये उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेंबरशिप कायम की जाए, और उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में अहदेदारान यहाँ अब बनाए जाएं। और आज मैंने डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का भी दौरा किया है बहुत सारी जगहों पे, और उसी तरीके से अब यहाँ आज नौलरी बारामूला में जो आज यहाँ इजलास हुआ है, और यहाँ बहुत सारों से मशवरा करने के बाद मैंने माजिद अब्बास साहब को यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला उनको नामज़द किया है। उसी तरह जो जनरल सेक्रेटरी हमारे होंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, वो मीर मुंतज़िर साहब होंगे। और उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में हमने परवेज़ अहमद ख़ान को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वहाँ बनाया है, और उसी तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में आगा सईद शौकत हुसैन मदनी साहब को वहाँ बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। उसी तरीके से इंशाल्लाह हम आगे मिलजुल के आगे जहाँ भी वो ओहदेदारान हो कि जो रात दिन काम करें अपने कम्युनिटी के लिए, और उसके अलावा जो यहाँ हमारे हर सतह पे जो मामलात हैं, जो चाहे वो हुकूमती सतह पे या दूसरे सतह पे, हम इंशाल्लाह कोशिश यही होगी हमारी कि उन मुश्किलातों का हम अजाला करें। हुकूक की आपने बात की है, तो किस तरह के जो हुकूक है जिन्हें हमें महरूम रखा गया है, तो क्या क्या मसाइल हैं? देखें, बहुत सारे मसाइल हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं और उनमें टैलेंट है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि माशी कमज़ोरी की वजह से वो आगे अपनी एजुकेशन को जारी नहीं रख सकता है। तो अब ज़ाहिर बात ये भी हमारे लिए एक मुश्किल है। उसी तरीके से अब हुकूमती सतह पे जो कुछ आज तक हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि उनका भी अजाला हो। उसके लिए भी हम एक आवाज़ उठाएंगे, जो हमारे जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट होंगे उनके साथ भी हमारी गुफ्त शनीद अब होगी। और उसी तरीके बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जिनको हम निशानदेही करेंगे, और जो हमारे ज़िम्मेदारान होंगे हर डिस्ट्रिक्ट के, और उनके साथ जो जनरल सेक्रेटरी और दूसरे ज़िम्मेदारान होंगे, उसकी निशानदेही की जाएगी, तब उसका अजाला होगा। ऑल इंडिया शिया
بورڈ کے تحت کوئی ایسا پروجیکٹ یہاں پہ کشمیر میں تعمیر ہو جائے تاکہ اگر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں تاکہ ان کے لیے وہ راہ راست جو ہے وہ بڑھ جائے اور پلیٹ فارم فراہم ہو جائے؟ بالکل، اس حوالے سے بھی کل ہی ہمارے جو نیشنل جنرل سیکرٹری ان سے یہ بات ہوئی ہے، تعلیمی اعتبار سے یہ بات ہوئی. جس طریقے سے وہاں یو پی میں جو وہاں کا کیپٹل ہے لکھنؤ میں ایک پی جی کالج ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے جس طریقے سے ہمارے کارگل اور لداخ کے کافی سارے بچے کہ جن کو مطلب وہاں مفت تعلیم دی جا رہی ہیں کالجوں میں، اعلیٰ تعلیم، اسی طریقے سے انشاءاللہ اب یہاں بھی ہم وہ سلسلہ شروع کریں گے تاکہ جو بیچارے جو مطلب اس کے مستحق ہوں گے اور ان میں ٹیلنٹ ہو، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان کو بھی وہ موقع فراہم ہوگا. آغا صاحب، آپ سیاسی اعتبار سے بھی آپ نے ایک چھاپ ڈالی ہے، تو جس طرح سیاسی منظرنامہ جو اس وقت ہے موجودہ منظرنامہ، کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ جو حکمرانی ہے وہ صحیح ڈھنگ سے یا صحیح سالم چل رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جس طریقے سے ایک تاریخ پچھلے 70 سال سے ہمارے کشمیر کے حوالے سے رہی، ایک سیاسی مد نظر رکھ کے آج وہی تصویر ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے کہ جو پچھلے 70 سال پہلے تصویر ایک تھی. ہندوستان میں جو ایک واحد ایک سٹیٹ جو جموں کشمیر ہے کہ یہاں ہر وقت یہاں کے لوگوں کو استحصال کیا ہوا ہے. نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ ایسے وعدے دیے ہیں قوم کو، اور وہ صرف افواہی وعدے تھے اور پریکٹیکلی اس میں کچھ ثابت نہیں ہوا ہے. اگرچہ نیشنل کانفرنس نے اپنے گھر، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو آباد کیا، لیکن جنہوں نے ان کو ووٹ دیے، اعتماد دیا ہے، ہمیشہ ان کو ان کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے. اور آج کے ڈیٹ میں بھی اسی طریقے سے نیشنل کانفرنس نے اسی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے آج پھر استحصال کر رہی ہے. جس طریقے سے نیشنل کانفرنس نے وعدہ کیا تھا اس وقت جب الیکشن ہو رہے تھے، کہا تھا کہ میں آپ کو 1 لاکھ نوکریاں فراہم کروں گا، اور اس کے علاوہ یہاں 200 یونٹ فری کریں گے، اور جو سوئی گیس ہیں اس میں بھی ہم آپ کو کنسیشن دیں گے. لیکن آج تک وہ صرف کھوکھلے نعرے ثابت ہوئی ہے. ایل جی کے دور اقتدار میں یا ایل جی کے سائے تلے کام ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، میں تو اللہ کرے کہ یہ اس وقت عوامی حکومت ہیں یہ جلدی ختم ہو، اور جب تک دنیا ہے، جب تک ہمارا دیش ہمیشہ ہوگا انشاءاللہ، تب تک میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیر میں یہاں ایل جی حکومت میرے خیال میں ایک اہمیت رکھتی ہے. اور ایل جی حکومت ہی وہ حکومت ہے کہ جس نے اتنی کرپشن کو یہاں ختم کیا ہے. ایل جی حکومت ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں بہت ساری نوکریاں فراہم کی ہیں. ایل جی گورنمنٹ وہ ہیں کہ جنہوں نے یہاں اب منشیات کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ایل جی حکومت وہ ہے کہ جس نے یہاں کے ان لوگوں کو روزگار فراہم کیا گیا ہے کہ جن کو ایس آر او کے تحت نوکریاں نہیں دی گئی ہیں، کہ لیکن ایل جی گورنمنٹ نے ان کو پھر دوبارہ وہ ری اوپن کر کے ان کیسوں کو ان کو نوکریاں فراہم کی ہے. اور نیشنل کانفرنس نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا ہے. نیشنل کانفرنس نے کیا کیا ہے؟ 1987 میں انہوں نے اس وقت ایسی دھاندلی کی ہے کہ اور جو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داریاں نیشنل کانفرنس پر عائد ہوتی ہیں. اگر یہاں سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، نیشنل کانفرنس الزام لگا رہی ہے ایل جی پہ، وہاں فائل بھیجتے ہیں، اس کا سائن نہیں ہوتا ہے، اس کو اپروو نہیں کیا جاتا ہے. یہ اچھا، اگر یہ 2 سال ہو گئے کہ اب اپروول نہیں ہو رہا ہے، کہ پچھلے 70 سال میں کیا ہو؟ اس وقت بھی یہاں ایل جی رولز رہے ہیں، پچھلے 70 سال میں یہاں کیوں نہیں ہوا ہے؟ ابھی میں آیا ہوں خان صاحب کانسٹیچوئنسی سے، وہاں ابھی بھی جو بجلی کے کھمبے ہیں ان کے بدلے انہوں نے وہ بید کے درختوں کے وہ ڈنڈے یہاں لگائے ہیں. حتیٰ کہ ابھی وہ میں نے وہاں کچھ وہ ویڈیوز اٹھائے ہیں، شاید وہ شام کو میں اپنے سوشل میڈیا پہ چڑھاؤں. کیا وہ نہیں کر سکتے؟ پول بھی نہیں لگا سکتے ہیں کیا؟ مطلب شراب پہ وہ پابندی نہیں لگا سکتے تھے؟ اور اگرچہ وہ شراب پہ پابندی نہیں لگا سکتے ہیں، کم سے کم یہ بھی نہ کہیں کہ جس کو پینا ہے وہ پئیں تو جس کو نہیں پینا ہے تو وہ نہ پئیں. مجھے یہ بتا خدا را، یا فاروق عبداللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں شراب
यहाँ उस पर पाबंदी अगर हम लगाएं कि हमें इकनॉमिकली यहाँ ये प्रॉब्लम होगी, मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ कि जो हिंदुस्तान में जो दूसरे स्टेट्स हैं कि जहाँ की वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने तो बैन लगाई है शराब के ऊपर। अब अगर एलजी ने इस वक्त नशा मुक्त के खिलाफ जो अब 100 दिन का एक वो जो उन्होंने शुरू किया है मुहिम चलाई है और जगह जगह पे इस वक्त रैलियाँ हो रही है, मुझे ये बताएं कि एनसी उसके खिलाफ अब इस नशा मुक्त के खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है, वो उन रैलियों में शिरकत क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये मैं बताऊं, उसमें ये सवाल खड़ा होता है जहाँ डोजर लगा है, जिनकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है या बिलडोजर से उसको मुनहदिम किया जाता है, उस पर सवाल होता है कि उनको मुनहदिम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए थी, न कि उनको मकान की। अगर वो मकानों के मुनहदिम की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पीएसए किसने यहाँ लाया है, पोटा किसने यहाँ लाया है, पैलेट गन्स किसने चलाए हैं, लोगों को यहाँ बीनाई किसने छीनी है, यहाँ के जो सैकड़ों कब्रिस्तान कश्मीर में आबाद हैं मुख्तलिफ जवानों से, तो वो आबाद किसने किए हैं, वो तो एनसी ने किए हैं ना, वो तो एलजी गवर्नमेंट ने तो नहीं किया ना, उस वक्त तो एनसी की गवर्नमेंट रही है। ये सारा कुछ जनाब ऐसा क्रेडिट जा रहा है एनसी को, और यहाँ जो करप्शन ख़त्म हो रही है तो ये क्रेडिट जा रहा है एलजी को। आप मुझे बताएं क्या वो सही है, अब ये सही है। आगे सब लास्ट में सवाल है, मुहर्रम अब आने वाला है, आम तौर पर ये शिकायतें रहती हैं कि मुहर्रम के लिए फ़ंड्स वागुजार नहीं किए जाते हैं। जब मुहर्रम नज़दीक आता है तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले सिर्फ मीटिंगें की जाती हैं, सिर्फ हमें सड़कों में बाजरी थोड़ी भी डाली जाती है, मगर उसके लिए मखसूस जो बजट होता है, इसके लिए मखसूस प्लान जो होता है वो आज तक नहीं बन पाया है। देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ जो मुहर्रम मीटिंग्स होती रही और मैं भी उसमें शामिल होता रहा हूं, लेकिन जहाँ तक कि एलजी के हाथ में सब कुछ था तो तब तक तो चलो पहले की निस्बत कुछ होता रहा है। अब 2 साल से तो हम फिर वही देख रहे थे कि जो पहले कुछ होता रहा। ज़ाहिरी बात हमें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो कुछ पहले जो एक रस्म चली है मुहर्रम के हवाले से, अब वही उसी तरीके से कि यहाँ सिर्फ मीटिंगें होंगी और वीडियोज़ उठाएँगे और शाम को सोशल मीडिया पे अब यही होगा कि भाई आपने हम मुहर्रम मीटिंग बुलाया आप फलानी जगह पे। अब जाहिर आप एक ज़िम्मेदार हैसियत से या जनरल सेक्रेटरी शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हैसियत से आपको आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इसके लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है कि शियों के लिए बाज़ाब्ता मुहर्रम में फ़ंड्स होने चाहिए, वो पहले ही वागुजार कीजिए। देखें मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो इस दफ़ा होगा, चाहे डीसी साहब के साथ मीटिंग होगी या जो दूसरे अहदेदारान हैं हुकूमती सतह पे उनसे मीटिंग होगी और जो कुछ वो कहेंगे कि फंड्स के हवाले से, उसके बाद हम एक ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे कश्मीर में एक कमेटी बनाएगी और जो हर जगह पे निशानदेही करेगी क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वो भी मीडिया के सामने अब एक्सपोज लाया जाएगा, और अगर कुछ हुआ भी होगा तो वो भी मीडिया के सामने लाया जाएगा। शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ आगा सैयद अब्बास रज़वी जो शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के। मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात उन्होंने दिए हैं और जो मामलात है दरपेश है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कोशिश की जाएगी उनका हल ढूंढने के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नवलरी पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।